आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज बेसिक इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, जो स्टार्टिंग कैसे करें, क्या होना चाहिए। क्योंकि बिगिनर ठीक है, बिगिनर स्टार्टअप मैंने बताया था एक एग्जांपल की मार्केट कैसे काम करता है, मगर आज हम बात करेंगे मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो रही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ से करना चाहिए। तो एक मैं अपना पर्सनल एडवाइस बोलूँगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, या कैसे एक बिगिनर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें बहुत कुछ नहीं पता होता, हमारा मन होता है कि हमें करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, मगर वो नहीं पता होता किस जगह पे करनी है। क्योंकि बहुत लोगों को इतना ही पता होता है कि एफडी है, उसमें पैसा जमा करना है, बैंक खाते में पैसा रखना है, मगर और चीज़ों को लोग बहुत ही हवा बना कर रखे हैं, फ्रॉड है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं तो अगर ऐसा होता तो हमारे देश के जितने भी उद्योगपति हैं, सबका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे क्यों होता। आप सोचो ना कि जितने भी बड़े लोग हैं, उन सब का इन्वॉल्वमेंट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में होता है। और आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से है। इनका आईपीओ किस कंपनी की आ रही है। हम क्या है ना कि हम हवाई बातों पे बिलीव करते हैं। हमारे पास फ़ोन है, हम बहुत सारी रील देखेंगे दिन भर बैठ के, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मगर कभी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे रिसर्च 5 मिनट निकाल के हम नहीं करना चाहते। तो ठीक है, आप मत करो, मैं आपको सब कुछ यहीं ला के दे दे रहा हूँ। आप देखो, आप थोड़ा टाइम लगाओगे, लास्ट तक बने रहोगे तो सब समझ जाओगे कि स्टार्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, म्यूचुअल फंड करना है, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे पैसा रखने के लिए सेविंग अकाउंट जरूरी होता है, वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट होना जरूरी होता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसको 3-in-1 अकाउंट बोलते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उससे आप ट्रेड करते हो, मतलब शेयर खरीदते हो। डीमैट अकाउंट मतलब वो आपकी तिजोरी है, एक तरह से तिजोरी की, आप उसमें शेयर रखते हो, उसमें शेयर आपका रहता है। डीमेट और ट्रेडिंग दोनों अटैच होता है। फिर वो सेविंग से आप पैसा उठाते हो। और बहुत सारे 3-in-1 बैंक होते हैं जो बैंक से डायरेक्टली अथॉराइज कर देते हो, पीओए। तो वहाँ से पावर ऑफ अटर्नी जिसको बोलते हैं, पीओए, आप वहाँ से डायरेक्ट पैसे उठा सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल दूंगा तो एसबीआई हो गया और एचडीएफसी हो गया, कुछ बैंक्स हैं जो 3-in-1 अकाउंट्स ओपन करते हैं। मगर दोनों में बहुत फ़र्क नहीं है, डिफरेंट नहीं है। आप पैसा इससे ट्रांसफ़र करके अदर भी ब्रोकिंग में काम कर सकते हो। मैं किसी को ऐसे नाम लेके एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, सिर्फ अपना एक बेसिकली बात बता रहा कि कैसे हो सकता है स्टार्ट। रही बात बिगिनर के लिए कि स्टार्ट कैसे करें। अगर आपने पैसा लगाया, मान लेते हैं कि मैंने अपने मेहनत की 20,000 या 50,000 लगाए और मुझे पहले ही नुकसान हो गया, तो फिर हमारा मनोबल गिर जाता है। फिर हमें मन नहीं करता करने का, हमें लगता है कि यार सच बोल रहे थे लोग, फ्रॉड है, ये तो फेक निकला, ये तो स्कैम है। मगर यहाँ पे यही सबसे बड़ी गलती होती है। पहले तो आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लो। अब जैसे क्या है कि आप रेगुलर यूज़ करते हो जो चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि पेट्रोल डेली भराना है, मगर अब वो एक फालतू सी कंपनी को उठा के स्टॉक उठा लेंगे। मगर उनको ये नहीं है कि हाँ ठीक है, इंडियन ऑयल जब क्राइसिस नीचे है हम उसको उठा लेते हैं। एसबीआई बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, आप पैसा सारा वहाँ रखे हुए हो, इतना ट्रस्ट है उस बैंक पे। तो जब उसका मार्केट पे लोएस्ट बन रहा है, या कभी मार्केट में ये लग रहा है कि हाँ ठीक है अभी सस्ते मिल रहा है, लेके रख लो थोड़ा। मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ शेयर उठाओ स्टार्टिंग में। अपनी सेविंग सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी है। कोई सीधी बात है, करोड़ रुपए लगा के कोई स्टार्ट नहीं करता, सब 50,000, 1 लाख, 2 लाख यही करके शुरू करता। सबका ऐसे ही होता है, कोई 50,000, कोई 2 लाख, कोई नॉर्मली 1 लाख। मगर जो इसमें बने रहते हैं, जो इस चीज़ को समझ जाते हैं, वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट उसमें करते रहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहते हैं। तो उनको एक टाइम पे, साल 2 साल बाद ही आप देखोगे ना, तो उनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है। किसी का 10 लाख, 20 लाख, जैसी कैपेबिलिटी है। भाई अच्छी इनकम है तो 50 लाख भी चला जाएगा, 1 करोड़ भी चला जाएगा। क्योंकि वो समझ जाता है कि पैसे तो बनेंगे यहाँ से, मेरा पैसा कहीं तो पड़ा है, तो यहीं से क्यों ना मैं पैसा निकालूं। मगर अब बेसिकली मैं छोटे लोगों की बात करें, या हम जो बिगिनर की बात करें कि स्टार्टअप जिसकी इनकम ही 25-30 हज़ार रुपये है, तो उनके लिए बात करें तो पैसा जुटाने का सबसे बेस्ट तरीका है एसआईपी।
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मगर इन सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कुछ लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, दूसरा आधार कार्ड हो गया, तीसरा बैंक अकाउंट हो गया, आपका बैंक अकाउंट एक होना चाहिए, उसका पासबुक या कैंसिल चेक होता है, एक सिग्नेचर होती है और आपकी लाइव फ़ोटो होती है। आप एक नॉर्मल केवाईसी के साथ अकाउंट खोल सकते हो। आप अकाउंट वहीं खोलो वेरीफाई करके खोलो कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में चल रहा है। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं बोलूँगा, आप उसमें थोड़ा सा रिसर्च करो और फिर खुद से ओपन करो। अगर आपको जो अच्छी पुरानी कंपनी है, बढ़िया है, जिनका वेल्थ अच्छा है, जिनको जानते हैं, उन पे खोलो, उन पे काम करो तो ज़्यादा ट्रस्टेबल है। उनका वेल्थ अच्छा है तो भाई सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा अच्छे हैं, उसमें कस्टमर अच्छे हैं, एचएनआई क्लाइंट कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ बड़े लोग अपना पैसा रख रहे हैं, तो आप वो थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है। वो लोग जब बड़ा अमाउंट रखना है तो सोच समझ के ही रखते हैं लोग। रही बात, आप जान गए कि डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे होगा, क्या क्या लगेंगे, वो पता चल गया आपको। अब रही बात शुरुआत कैसे करें। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में क्या होता है कि आप इसको 500 से लेके 50,000, 1 लाख जैसी कैपेबिलिटी है वैसे कर सकते हैं। मगर ये बिल्कुल पुराने रेकरिंग की तरह है। जैसे आप रेकरिंग में हर महीने पैसा जमा करते थे, मगर रेकरिंग पे इंटरेस्ट अब कुछ नहीं रह गया है। एसआईपी मार्केट डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड में कि आप पैसा डाल रहे हो तो भाई रिस्क होता है, आप उसको रीड करो, मगर अच्छे खासे रिटर्न भी हैं। आप लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखोगे तो ईयरली मिनिमम 12%, 15%, 18% का तो नॉर्मल रिटर्न है। अच्छे फंड कुछ ऐसे भी हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मगर हाँ आप उसको देख सकते हो। 25%, 30%, 22%, 30% 35% का रिटर्न दिया है सिर्फ म्यूचुअल फंड एसआईपी। आपको कुछ नहीं करना। आप मान लो अपने सेविंग से 2,000 रुपये उठाओ, आपने 2,000 रुपये उठाया और 2,000 रुपये को रेगुलर बेस पे हर महीने एसआईपी करना शुरू कर दिया। 20 साल तक आप करोगे करीब तो 46,87,000 रुपये बनेंगे। 20 साल में सिर्फ 2,000 आपका जो है वो लगातार आप अगर सेविंग के तौर पे डाल रहे हो सिर्फ 2,000 रुपये, तो ये अमाउंट बन जाता है। आप इसी को 5,000 कर रहे हो, मान लो आपकी इनकम 50,000 है या 40,000 रुपये है, आप चाहते हो नहीं 5,000 तो सेविंग करनी चाहिए फ्यूचर के लिए, बच्चा है मेरा, उसके फ्यूचर के लिए हम करना है कि भाई अभी पैदा हुआ है 1 साल का है, 20 साल बाद उसको अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी महंगाई आप देख ही रहे हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरी किस लेवल पे चला गया है कि नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं पा रहा पढ़ाने के लिए। तो एक इन्वेस्टमेंट होगा तो उस समय भी स्टडी और चीज़ें एक्सपेंसेस बढ़ती जाएंगी। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी हमेशा आपके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी जगह करनी होगी जो इन्फ्लेशन को तो कम से कम बीट करे, हमारे पैसे की वैल्यू गिराए तो नहीं। मान लीजिए यही चीज़ हम 5,000 की करते हैं तो हमें 1,17,00,000 रुपये हो जाते हैं लगभग। 18% का भी रिटर्न हम मानते हैं तो जो डेटा मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगा उसका रिटर्न आप देखोगे, उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। मिनिमम लगभग इतना हो जाता है, 1,17,00,000 रुपये आपके पास हो जाएंगे। टैक्स काट के 12.5 लाख टैक्स करीब अभी के हिसाब से देखा जाए तो कटेंगे, तब भी 1 करोड़ के आप आदमी हो गए 5,000 के इन्वेस्टमेंट से। हो सकता है आप जिंदगी भर कमाओ, लाखों रुपए कमाओ और आप सेविंग नहीं करोगे तो आपके पास 1 करोड़ छोड़ो, आपके पास 50 लाख छोड़ो, 20 लाख भी नहीं होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए कमाते हैं मगर उनकी ऑल ओवर सेविंग 50 लाख नहीं होती है, और लाख 1.5 लाख रुपए हर महीने कमा रहे हैं, मतलब साल का 24-25 लाख रुपए कमा रहे हैं, मगर नहीं कर पाते। 3-3 लाख रुपए कमाने की बात कर रहा हूँ, उनके पास नहीं होती 50 लाख की सेविंग। तो हमें स्ट्रिक्ट होना है, मतलब आप खर्चे कर रहे हो ना, आप अपना एक्सपेंस दिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो एक इन्वेस्टमेंट भी सोच के करो अपनी इनकम के हिसाब से। महीने का 2,000, 5,000, 10,000 जो आपकी कैपेबिलिटी है कि हाँ मैं इतना आराम से कर लूँगा, वो करना स्टार्ट करो और वो एक मंजिल तक पहुँचता है। मान लीजिए कि किसी का 1 लाख सैलरी है और वो चाहता है कि 10,000 तो मैं डालूंगा। भाई मैं नहीं कह रहा एक ही जगह पैसा डालो, आप पैसे को डाइवर्ट करके अलग अलग जगह पे रखो, क्योंकि मगर एक पार्ट वहाँ रखो। जैसे मान लो कि कोई 1 लाख है तो 10,000 की एसआईपी उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वो चाहता है कि हाँ ठीक है, मेरा फ्यूचर के लिए मैंने 10,000 डालना ही डालना है। अब उसने वो रेगुलर बेस पे 20 साल डाला, कंपाउंडिंग का इतना पावर होता है कि वो 2,34,00,000 रुपये हो जाएगा। और वो फिर उसके बाद नहीं पूरा होने के बाद वो नहीं निकालता उस फंड को, और सिर्फ वन टाइम लमसम में भी डाल देगा ना, 10% का भी रिटर्न उसको मिलता है, तो वो 2,57,000 हो जाएगा। मतलब 23 लाख उसको बस इंटरेस्ट में लेगा उस पैसे का साल का।
मतलब वो 2 लाख का आदमी है उस समय भी, बैठे बैठे अपने पैसे से पैसे, मतलब वो नहीं भी कमा रहा है तो उसका पैसा कमा के उसको दे रहा है। इसीलिए बड़े लोग कभी गरीब नहीं होते, क्योंकि उनको सब पता होता है इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। वो तो कमा ही रहे हैं, उनका पैसा भी कमा रहा है। मगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेरा कहना है स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत सारी चीज़ें करता रहता है मगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। क्योंकि इसके लिए ना आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, आपको रेगुलर बेस पे करना होगा, आदत बनानी होगी सेविंग की। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, कम से कम म्यूचुअल फंड, SIP ये सब चीज़ें करना शुरू करो। इसके बारे में रीड करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। और मैं स्क्रीन पे कुछ ऐड कर रहा हूँ जो उसमें से भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप SIP तो ज़रूर करो, उसके बाद आप थोड़ा सा रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में भी एंट्री करो। क्योंकि हमारा पैसा हर जगह होना चाहिए। मतलब कुछ पैसे हमारे, मैं नहीं कह रहा कि FD नहीं होनी चाहिए, FD भी होनी चाहिए। इमरजेंसी में FD तोड़ के हम काम कर सकते हैं, FD फिक्स रिटर्न देता है, मगर कुछ पार्ट होना चाहिए, पूरा पैसा FD भी नहीं होना चाहिए। हमारा पैसा जब हर पार्ट में होगा ना तो अच्छा खासा रिटर्न हमें गेन करके वो देगा। और आप जान लो, अगर आप सिर्फ FD या बैंक में ही पैसे जमा कर रहे हो तो आप जान जाओ कि आप एक टाइम पे आपकी वैल्यूएशन पैसे की गिरती जाएगी और आप इन्फ्लेशन से भी पीछे जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको गरीब बना रहा है। मगर वही डाइवर्ट कर देंगे हम अपने फंड को, तो हमें गरीब नहीं, हम इन्फ्लेशन से ऊपर चलेंगे, हमारे पैसे की वैल्यू रहेगी। और कम से कम हम बहुत रईस नहीं बने तो हम अपने वैल्यू में, अपने बराबरी में तो खड़े ही रहेंगे। आज जितना है उतना तो रहेंगे। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि स्टार्ट करिए, कभी भी लेट नहीं होता। लोग स्टार्ट करते हैं 20 साल की तो बात है, तो आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, मैं कहता हूँ 50 साल के हो, स्टार्ट करो। अरे नहीं हुआ तब भी कोई ऐसा नहीं है कि फंड कट जाना है, कुछ हो जाना है। 10 साल भी जमा कर दिया तो वो इकट्ठा तो हो ही जाएगा ना। नहीं होगा 20 साल, मत हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग हैं जो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, बेटी की शादी कर दी है, बेटा बड़ा है, उसके बिजनेस के लिए पैसा लगाना है, लगा दिया, खुद के लिए बचा ही नहीं है। अब अपने लिए 10 साल बचा है बस, जॉब 10 साल करनी है बस। तो 10 साल कम से कम खुद के लिए 10-20 हज़ार, 15 हज़ार आप जो सेविंग कर सकते कर लीजिए। कि रिटायरमेंट आप जब आते हो तो कोई गवर्नमेंट जॉब वाले की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाते हैं और अपना पूरा सब कुछ जिम्मेदारी निभा के वो लास्ट स्टेज पे आके खड़े हो गए। अब उनको 10 साल से ज़्यादा काम नहीं करना। तो 10 साल में अपने लिए इतना बना लीजिए कि आपको अपने बच्चों पे निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि आप देख ही रहे हो दुनिया कैसी चल रही है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप खुद के लिए भी कुछ सेविंग रखिए। सब कोई जिम्मेदारियां निभाने में ही और शौक पूरे करने में सब कुछ चला जाएगा तो हमारा फ्यूचर कौन डिपेंड करेगा। हम किसी और पे डिपेंड करेंगे तो कोई क्या कर लेगा। हमको निर्भर रहना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, सामने वाला देगा नहीं देगा। जरूरी नहीं है ना कि मैं जितना अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ मेरा बच्चा भी उतना मेरे लिए करे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप शुरुआत करो और कुछ अपने लिए भी पार्ट रखो। ठीक है, किसी और के लिए सोच के रखा है, मगर वो कंट्रोल ऑफ पावर अपने पास होनी चाहिए। मैन रूल तभी करता है जब, आप देखते हो ना, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप इसको अलग वे में मत ले जाना। पुरुष प्रधान देश है, बना के रखा गया है, क्योंकि आपके पास जो भी कैपिटल है, देखिए मान लीजिए ज़मीन है, वो आदमियों के नाम पे होता है। जो ज़मीन होता है, प्रॉपर्टी होती है, अधिकतर आदमियों के नाम पे होता है। घर ठीक है, औरतों के नाम पे लोग ले लेते हैं, मगर जो पुश्तैनी चीज़ें होती हैं वो सब लगभग आदमियों के नाम पे ही होता है। वो ट्रांसफ़र होकर आदमियों के नाम पे आ रहा है। और महिलाओं के नाम पे क्या होता है? गहना। तो गहना लेके बैठे रहो, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ रही है ना। मालिक तो वही हो जाता है ना जिसके पास मनी कंट्रोल है ना, वही घर का मालिक हो जाता है। अब देख लेना, जिसके पास पैसा है एक तरह से मालिक वही हो जाता है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है। तो अगर आपको अपनी पावर बनाए रखनी है और बुढ़ापे में गेट के बाहर नहीं बैठना है, तो आप अपनी सेविंग को स्ट्रॉन्ग करके रखे रहिए, बैकअप बनाए रहिए, और अभी शुरुआत जरूरी है। बने रहिए, फिर मिलेंगे। चलिए, बाय बाय।